बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये इस टॉपिक का फर्स्ट हाफ होगा। इसके अंदर हमने देखना है कि बायोलॉजी जो है उसने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है इंसानियत की खिदमत में, सर्विस ऑफ मैनकाइंड के अंदर। तो हमें फर्स्ट स्लाइड के अंदर नज़र आ रहा है कि बायोलॉजी जो है वो मेन फूड, हेल्थ और हमारे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। आज के इस लेक्चर में हमने जस्ट फूड वाले पोर्शन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। अब जो फूड है वो हमारे दोनों हिस्सों पे मुश्तमिल है, प्लांट्स के पोर्शन पे भी है और एनिमल्स के पोर्शन पे भी हमारा फूड जो है वो कंसिस्ट करता है। अब नेक्स्ट जो बात हमने करनी है कि हम इस फूड को, इन प्लांट्स को, इन एनिमल्स को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो बहुत सी टेक्निक्स हैं, उनमें से दो टेक्निक्स जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है। एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है ये ऐसी टेक्निक है जो बहुत सालों से हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो यूज़ करते हुए आ रहे हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये एक मॉडर्न टेक्निक है। अब हम पहले देखते हैं कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है। जैसे कि इसका नाम शो कर रहा है कि हम पहले कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी ब्रीडिंग करवा देंगे। अब आपको स्लाइड के ऊपर एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर दो गाय बनी हुई हैं, ठीक है। तो एक जो है उसका कलर रेड है और एक जो है उसका कलर वाइट है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो रेड वाला है, ठीक है, ये मेल है और जो वाइट वाली है ये फीमेल है। और जो रेड वाला जो नस्ल है, ठीक है, इसके अंदर गोश्त की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और जो वाइट वाली नस्ल है ये जो है दूध बहुत ज़्यादा देती है। तो हमने क्या किया, हमने इनको सेलेक्ट किया। अब ये दूसरी मतलब के नस्ल से हैं। हमने एक रेड वाला सेलेक्ट किया और एक वाइट वाली सेलेक्ट कर ली। अब हमने इनको सेलेक्ट करके इनकी ब्रीडिंग करवाई और उसके रिज़ल्ट में जो न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा उसके अंदर रेड वाले करैक्टर्स भी होंगे और वाइट वाले करैक्टर्स भी होंगे। अब इस तरीके से हमने अपनी फूड को बेहतर बना लिया है। हमने जो है वो एक ऐसा इंडिविजुअल जो है अपनी जहानत से, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो जहानत, उससे हमने एक ऐसा इंडिविजुअल क्रिएट कर ली है जिसके अंदर ज़्यादा गोश्त भी होगा और ज़्यादा दूध भी वो दे सकेगी, ठीक है, वो इंडिविजुअल या वो फीमेल। तो इसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। दोबारा एक लाइन के अंदर बताता हूँ कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या करते हैं कि हम ऐसे इंडिविजुअल्स को खुद सेलेक्ट करते हैं जिनके करेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं, और जब हम उनको ब्रीडिंग करवाते हैं उनकी, तो न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर पहले वाले दोनों के करेक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम शो कर रहा है कि इसके अंदर जीन्स इन्वॉल्व होंगे। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हमें कोई भी अगर कोई करैक्टर चाहिए, लेट से कि हमें जो है वो ऐसा हमें एक करैक्टर पसंद आ गया कि गोश्त जो है वो किसी मुर्गी के अंदर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और एक मुर्गी जो है वो अंडे ज़्यादा देती है। अब हमें एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए कि जो जिसके अंदर गोश्त भी ज़्यादा हो और वो अंडे भी ज़्यादा प्रोड्यूस करे। तो एक तरीक़ाकार तो है कि हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उनकी आपस में ब्रीडिंग करवाएंगे, तो न्यू जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसके अंदर दोनों करैक्टर आ जाएंगे। या हम न्यू टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेट से कि हम जीन्स लेते हैं, ठीक है, उस मुर्गी में जिसमें गोश्त ज़्यादा होता है, ठीक है, हम वो वाले जीन्स उठा लेंगे उधर से, और जो अंडे ज़्यादा देती है उसके अंदर वो जीन्स जो है वो इंसर्ट कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि उस इंडिविजुअल के अंदर ज़्यादा गोश्त बनना शुरू हो जाएगा। अब ये हमने जीन्स उठा के दूसरी जगह पे इंजीनियर किए हैं, सेट किए हैं, तो इस टेक्निक को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसी तरीके से हम जो अंडे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले जीन्स हैं उनको उठा के वो उस मुर्गी के अंदर भी लगा सकते हैं जिसके अंदर गोश्त ज़्यादा है। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जब हम जीन्स को इंसर्ट करेंगे, जीन्स की इंजीनियरिंग करेंगे एक इंडिविजुअल से उठा के दूसरे इंडिविजुअल के अंदर, तो उस टेक्निक को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब वो ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर हम किसी दूसरे का डीएनए, किसी दूसरे के जीन्स जो हैं वो डाल रहे हैं, उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं। ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म है ये कोई एनिमल भी हो सकता है,
कोई प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिजल्ट में बनते हैं, मतलब कि जिनके अंदर हम बाहर से फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन्स जो हैं वो इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नीचे स्लाइड के अंदर आपको इमेज नज़र आ रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब देखें कि स्ट्रॉबेरी जो है वो नॉर्मली रेड कलर की होती है, तो इसके अंदर अगर हम ब्लूबेरी के जीन्स डाल देंगे तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा और इसका थोड़ा सा टेस्ट भी जो है वो ब्लूबेरी की तरह हो जाएगा। जिस तरह आपको प्लेट के अंदर रेड स्ट्रॉबेरीज के साथ साथ एक ब्लू कलर की स्ट्रॉबेरी भी नज़र आ रही है। इसी तरीके से एक और इमेज जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माइस है, ठीक है। इसके अंदर कोई ग्लोइंग जीन्स नहीं होते, लेकिन जब हम कोई फॉरेन डीएनए कोई बाहर से जीन्स इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जिसको हम ट्रांसजेनिक कहेंगे, क्योंकि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन ही यही है कि जिसके अंदर फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से नीचे आपको एक बैल नज़र आ रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स हैं, या आप कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गोश्त भरा हुआ है। तो ये किस तरीके से क्रिएट किया गया? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्रिएट किया गया है। अब हमारे पास इंडिविजुअल आ गया है सेलेक्टिव ब्रीडिंग से, हमारे पास इंडिविजुअल बन गए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम अब क्या करें कि ये इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। तो इसमें पहली जो एनिमल्स के लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है वो है जी क्लोनिंग। क्लोनिंग को अगर आप इस टाइम समझें तो इसी तरीके से है कि फ़ोटोकॉपी करना, ठीक है। क्लोनिंग का प्रोसेस कैसे होता है ये हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ना है। तो क्लोनिंग बेसिकली क्या मतलब, क्लोनिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल उसी तरीके की जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स हम बनाना शुरू कर दें, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ बनाना शुरू कर दें, उनका डीएनए और जो न्यू बनता है डीएनए बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि वो क्लोन जब बनाते हैं तो बिल्कुल शक्ल जो है वो एग्जैक्टली सेम होती है, वो आइडेंटिकल होते हैं। तो क्लोनिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म जिसका क्लोन बनाया जा रहा है और जो क्लोन बनता है, दोनों का डीएनए आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सेम होता है। अच्छा, एक तो तरीक़ाकार था क्लोनिंग जिसकी वजह से हम उनको मज़ीद नए इंडिविजुअल बना सकते हैं, जो हमारे पास बेस्ट इंडिविजुअल बन गए हैं उनकी हम फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं। यह दूसरा तरीक़ाकार जो कि प्लांट्स के अंदर यूज़ होता है ज़्यादातर, टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब इसमें क्या करते हैं कि हम जो नया इंडिविजुअल बना, फ़र्ज़ किया कि ये जो है ब्लू कलर की स्ट्रॉबेरी जो बनी है इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे हम, ठीक है, मतलब कि टिश्यूज़ लेंगे और उनको ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रख देंगे जिससे न्यू प्लांट जो है वो जनरेट हो जाए। मतलब कि जब इन छोटे छोटे टुकड़े से, इन छोटे छोटे टिश्यू से जब न्यू प्लांट बनेगा तो वो भी ब्लू कलर का ही होगा। तो इसको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी फूड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है पेस्ट। मतलब कि हर वो इंडिविजुअल जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम पेस्ट कहते हैं। अब उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उनको कंट्रोल करने के दो तरीक़ेकार हैं, या केमिकल कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल। पहले हम केमिकल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल को। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है कि हम मुख्तलिफ केमिकल्स यूज़ करते हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो सॉइल के अंदर ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर रहे या सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है, तो उन न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए जो केमिकल हम यूज़ करेंगे उनको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र्स, या उर्दू के अंदर खाद बोला जाता है उसको। या अगर हमारे प्लांट के ऊपर किसी फंजाई का अटैक हो गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे फंजीसाइड्स। और अगर किसी इंसेक्ट का जो है वो अटैक हो गया है और वो हम कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिससे उस इंसेक्ट को हम किल कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंसेक्टिसाइड्स। लेकिन केमिकल कंट्रोल का एक नुकसान है कि इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जिस तरीके से आपको भी कॉमनली पता होगा कि अगर हम फर्टिलाइज़र्स हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें या फंजीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो उसके भी नुकसान होते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो हमें इसका भी हल देती है, और वो क्या है? वो है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल उसको कहते हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके
पेस्ट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके पेस्ट को ख़त्म करते हैं। इसको हम बायो पेस्टिसाइड्स भी कहते हैं। बायो मीन लाइफ, मतलब कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे जो पेस्ट को किल करेंगे, मतलब कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पेस्ट को किल कर देंगे उनको हम कहते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। अब वो बायो पेस्टिसाइड्स कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अच्छा, अब इधर एग्जांपल हम एक ऐड करेंगे बायोपेस्टिसाइड की, वो है कि वैस्प और एफिड्स। ठीक है, एफिड जो है, ये जो इमेज के अंदर आपको ग्रीन कलर का एक छोटा सा इंसेक्ट नज़र आ रहा है, ये वॉलनट ट्रीज़ के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, ये जो एफिड्स हैं, ये जो ग्रीन कलर का इंसेक्ट नज़र आ रहा है, ये वॉलनट ट्रीज़ के ऊपर अटैक करते हैं। अब इन एफिड्स को ख़त्म करने के लिए हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एक बायोपेस्टिसाइड यूज़ करते हैं और वो है वैस्प, जिसको हम उर्दू में भीड़ कहते हैं। ठीक है, तो वो जो भीड़ है, जब उस वॉलनट ट्रीज़ के ऊपर हम छोड़ते हैं तो वो भीड़ जो है, वो वैस्प जो हैं, वो वॉलनट ट्रीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उन वॉलनट ट्रीज़ के ऊपर जो एफिड्स हैं उनको खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वॉलनट ट्री भी बच गया और एफिड्स जो हैं वो भी ख़त्म हो गए। जब वैस्प वहाँ से सारे एफिड्स को ख़त्म कर देंगे तो वहाँ से चले जाएंगे और वॉलनट ट्रीज़ को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है बायोलॉजिकल कंट्रोल की। नेक्स्ट जो इस लेक्चर के अंदर हमने बात सीखनी है वो है जी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल इस्तेमाल नहीं करते, मतलब कि हम मिट्टी के बगैर भी पौधे उगा सकते हैं, और इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अच्छा, अगर हम मिट्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम एरिएटेड वाटर यूज़ करते हैं। अब एरिएटेड वाटर का क्या मतलब है, ऐसा पानी जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद होती है। उस वाटर के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को, साल्ट्स को मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सॉल्यूशन के अंदर फिर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, क्या ये मतलब कि यूज़ होती है, तो इसका जवाब है कि हाँ, होती है। कुछ जो ममालिक हैं वो ये टेक्निक यूज़ करके प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और इवन के एस्ट्रोनॉट्स जो खलाबाज होते हैं, जो मतलब स्पेस के अंदर जाते हैं, वो अपने स्पेस स्टेशंस के अंदर इसी तरीके से सब्जियां वगैरह जो है वहाँ पे उगाते हैं, जिसमें वो वाटर को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और वाटर को इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, और एयर जो है वो एक पंप के ज़रिए उस वाटर के अंदर जाती रहती है, और प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो ऐसी टेक्निक जिसके अंदर सॉइल की बजाय हम वाटर को यूज़ करते हैं, हाइड्रो मीन वाटर, तो हम वाटर को यूज़ करके प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसको हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं। और जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपने साथ लाजमी लिखना है कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो खलाबाज हैं, वो ये टेक्निक ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लास्ट के ऊपर एक और टेक्निक है पास्चराइजेशन, या आपने नाम सुना होगा, लुइस पास्चर ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी खाने वाली चीज़ को जो है वो बैक्टीरिया से या पैथोजन से महफूज रख सकते हैं। अब पास्चराइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम पहले बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हीट करते हैं और उसके बाद अचानक उसको कूल कर देते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं, और इस टेक्निक को हम पास्चराइजेशन करते हैं। और ये ज़्यादातर जो है ये डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि दूध, दही वगैरह को की पैकिंग के लिए, या उनको बैक्टीरिया वगैरह से या ख़राब होने से बचाने के लिए हम पास्चराइजेशन टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। आप देखें इस डायग्राम में, देखें कि एक काऊ से जो है वो मिल्क लिया गया फ्रेश, उसके बाद उसको हीटिंग सेक्शन के अंदर भेजा गया, मतलब कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि इसके अंदर जो जितने बैक्टीरिया था वो किल हो गए, और उसके बाद कूलिंग सेक्शन के अंदर जो है वो टेम्परेचर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो कम कर दिया, ताकि जो बाकी बचे हुए बैक्टीरिया हैं वो भी इनएक्टिव हो जाएं, और उसके बाद पास्चराइज्ड मिल्क को बाहर निकाल लिया जाता है और पैक कर लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी बातें डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस मतलब कि बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड का जो है वो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।